हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8th एसएसटी मीन सोशल साइंस मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 1। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम्स कितने मार्क्स का होता है, क्या टाइम रहता है आपका, आपके किस पैटर्न पे एग्ज़ाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये प्रॉपर फुल आंसर्स के साथ हैं। तो आपको, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, एक साइड मैंने हिंदी लिख रखा है, दूसरे साइड मैंने इंग्लिश लिख रखा है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है बस फ़र्क इतना रह जाएगा कि बगल में हिंदी जो है वो नीचे लिखा हुआ है। तो आपको हिंदी केवल पढ़ना है, इंग्लिश आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। और इंग्लिश मीडियम बच्चों को ये ध्यान देना है कि अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो जो इंग्लिश में रीड कर रहा हूँ उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, हिंदी ट्रांसलेशन भी समझिए और इंग्लिश ट्रांसलेशन समझिए और प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए। तो चलिए बच्चों, जो ये पेपर है मॉडल टेस्ट पेपर किसका, क्लास 8th का है, सोशल साइंस का, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, जो हमारा टाइम होता है कितना होता है, 2 आवर 30 मिनट का टाइम होता है। टाइम हमारा कितना होता है बच्चों, 2 आवर 30 मिनट का होता है। जो हमारा मिनिमम मार्क्स होता है वो कितना होता है, वो 60 मार्क्स होता है। यहाँ पे मेंशन करना मुझे भूल गया बच्चों, मैं यहाँ पे आपके लिए लिखे दे रहा हूँ। जो मार्क्स हमारा होता है कितने मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का होता है, ठीक है। और ये जो 60 मार्क्स में से आपको जैसे कि पता होगा कि 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, 12 मार्क्स का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, 18 मार्क्स का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और 20 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे उसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होते हैं कि ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन 1 to 5 वो क्या होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। सारे के सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करते हैं, 1 मार्क्स करते हैं। तो चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है यहाँ पे देखेंगे उनके लिए मैंने हिंदी का ट्रांसलेशन भी लिख रखा है, ठीक है ना। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका पूरा ये इंग्लिश वाला सब्जेक्टिव ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप इंग्लिश में पढ़िए और हिंदी में भी समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। हु वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश रूल, मतलब कौन फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल था ब्रिटिश रूल के। यहाँ पे लिखा है ब्रिटिश शासन के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला जो ये यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग लिखा हुआ है और दूसरा क्या है, लॉर्ड माउंटेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग एंड लॉर्ड माउंटेन, ठीक है ना। तो आपका कौन सा वाला आंसर सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ए आपका सही है। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है बच्चों, वॉरेन हेस्टिंग एंड लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अवंती बाई लोधी वॉज रिलेटेड टू विच रीजन। जो अवंती बाई लोधी है वो रिलेटेड है किस रीजन से, तो ये आपको बताना है। अवंती बाई लोधी किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजगढ़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, राजगढ़ मंडला। इसका हिंदी में क्या लिखा हुआ है, राजगढ़ मंडला लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हेल्प्स इन द टर्निंग फिजिकल मटेरियल इनटू द वैल्यूएबल रिसोर्स। इसका मतलब क्या बोल रहा है, शारीरिक सामग्री को मूल्यवान संसाधनों को बदलने के लिए किसकी मदद मिलती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन स्किल। किसकी, ह्यूमन स्किल क्या हो जाएगा, हिंदी में इसका क्या आंसर हो जाएगा, मानव कौशल, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा बोल रहा है, देखिए आपने बच्चों बार बार कहा कि मुझे प्रॉपर आंसर्स के साथ आप सारे के सारे क्वेश्चंस बताइए। तो देखिए मैंने आपके लिए पीडीएफ्स बनाई है और ये जो प्रॉपर पीडीएफ्स हैं आपके लिए प्रॉपर आंसर्स के साथ अवेलेबल है। मैंने इनके सारे आंसर्स आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रॉपर ट्रांसलेट करके बताने की कोशिश की है। चलिए देखिए, व्हेन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की स्थापना की मांग कब की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इन ईयर 1934। किस साल में, 1934 में। हिंदी में क्या हो जाएगा, वर्ष 1934 में, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द सेक्रेड माउंटेन्स ऑफ डोंगरिया कोंड्स आदिवासी ट्राइब्स ऑफ द ओडिशा इस। इसका आंसर हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ओडिशा के डोंगरिया कोड जनजाति के पवित्र पर्वत कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी हिल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी हिल, ठीक है बच्चों। ये आपका राइट आंसर से यहाँ पे लिख के आ गया है। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपके आंसर्स भी लेके आया हूँ, सारे के सारे आंसर्स विद द प्रॉपर हिंदी ट्रांसलेशन। आप हर बार कंफ्यूज हो जाते थे कि सर ये कैसे करवा देते हैं, हमको आंसर्स नहीं बताते। तो देखिए मैं आंसर्स के साथ आपके लिए वीडियोस लेके आया हूँ।
फिल इन द ब्लैंक्स 6 to 10, फिल इन द ब्लैंक्स क्या हो जाएगा 6 to 10, आप पहले इसको देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, ईच क्वेश्चन कैरीज द 1 मार्क्स, जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो क्या करेंगे, कैरी करेंगे 1 मार्क्स के, और ये कितना से रहेगा 6 to 10 रहेगा बच्चों, ठीक है। पहला 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन 1765 द ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव द दीवानी ऑफ द डैश प्रोवियंस, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश प्रांत दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल। बंगाल एक आपका देखिए यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चे बंगाल बंगाल लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे बंगाल ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, इस वीडियो को थोड़ा लेस जूम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं, द केसरी न्यूज़पेपर वाज पब्लिश इन द डैश लैंग्वेज, जो केसरी समाचार पत्र था डैश भाषा में प्रकाशित किया गया था, तो कौन सा, मराठी भाषा। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए हो गया, हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या हो गया, देखिए हिंदी वाले बच्चों के लिए ये वाला मराठी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड, जो डिफरेंस होता है किसी बर्थ रेट और डेथ रेट किसी कंट्री का, वो क्या कहलाता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, देखिए क्या बोल रहा है, किसी देश के जन्म और मृत्यु दर के बीच के अंतर डैश कहलाता है, तो उसका आंसर हम क्या बोलेंगे, नेचुरल ग्रोथ रेट, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राकृतिक वृद्धि दर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, द डैश इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसदीय प्रणाली में डैश अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो कौन चुनते हैं, पीपल, पीपल मीन्स लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द डैश आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन द मार्केट, ठीक है। अब देखिए, बाजार के उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए डैश बनाए जाते हैं, तो क्या बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। हिंदी में उसको क्या लिखेंगे, कानून लिखेंगे, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लॉज लिखेंगे। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन के साथ है, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। देख अब यहाँ पे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ गया बच्चों, जो हम जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो हमारे होते हैं ये कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं हमसे, ये 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 2 मार्क्स से 6 क्वेश्चन मतलब 12 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और एकदम छोटे छोटे आपको आंसर लिखने होते हैं, बहुत बड़े इनके आंसर्स नहीं होते। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आंसर इन 1 और 2 सेंटेंस, आंसर आपको कितना लिखना है, 1 और 2 सेंटेंस में। ईच क्वेश्चन कैरीज द 2 मार्क्स, ईच क्वेश्चन क्या करते हैं, कैरी करते हैं कितने मार्क्स को, 2 मार्क्स को करते हैं। तो चलिए देखते हैं, वाई इज द मॉडर्न पीरियोडिक हिस्ट्री कॉल्ड द एरा ऑफ द डेवलपमेंट, मतलब इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, हिंदी इतिहास के आधुनिक काल को विकास युग क्यों कहा जाता है, तो इसका डेफिनेशन टाइप कर दी, इसको पूरा पढ़ लेंगे। द मॉडर्न पीरियड इज कॉल्ड द एरा ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज इट इज विटनेस द टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल अच्छी एडवांसमेंट लीडिंग टू द सोशल एंड इंडस्ट्रियल चेंजेस। इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ये इंग्लिश मीडियम बच्चों का आंसर है। हिंदी मीडियम का आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिक काल को विकास युग कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिकी और राजनीतिक उत्पन्न हुई, जिस से सामाजिक और औद्योगिक परिवर्तन हुए, ठीक है। आपको ये दोनों आंसर्स, ये हिंदी मीडियम का है, ये इंग्लिश मीडियम का है, ये हिंदी इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन है, ये हिंदी मीडियम का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। व्हेन एंड हु मेड द ईस्ट इंडिया कंपनी द दीवान ऑफ बंगाल, देखिए कब और किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी बनाया, ठीक है ना। तो बंगाल का दीवानी कौन था, अब इसका आंसर देखिए, आंसर क्या हो जाएगा, इन 1765 रॉबर्ट क्लाइव मेड द ईस्ट इंडिया कंपनी द दीवान ऑफ द बंगाल। अब देखिए सन 1965 में रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी बनाया, ठीक है ना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या, व्हाट इज द लैंड रिग्रेडेड एंड द इम्पोर्टेंट रिसोर्स, ठीक है, रिगार्डेड द इम्पोर्टेंट रिसोर्स, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधनों क्यों माना जाता है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
Land is regarded as the important because it is used for the agriculture, housing, industries and the इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन बच्चों, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग कृषि, आवास, उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? राइट द नेम ऑफ द मेन टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मेन टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के जो नाम है उनको आपको दुनिया में मुख्य चाय उत्पादकों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो आंसर देखिए, इंडिया, चाइना, श्रीलंका एंड केन्या। भारत, चीन, श्रीलंका और केन्या। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे जो 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 को बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 को फिर से रीड कर लेते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब संघवाद का क्या अर्थ है। ठीक है ना, ये इंग्लिश में इतना उसमें भी लिखा रहता है हिंदी मीडियम के बच्चों में। चलिए तो आंसर देख लेते हैं। फेडरलिज्म रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस वेयर the power are shared between the central authorities and the various state provinces। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? संघवाद वह शासकीय प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न राज्य एवं प्रांतों के बीच साझा की जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। व्हाट इज मींट बाय द मिनिमम बेसिस। मिनिमम बेसिस न्यूनतम वेतन। मिनिमम बेस क्या कहलाता है? न्यूनतम वेतन का क्या अर्थ है। ठीक है ना, इसको देखते हैं। आंसर, मिनिमम बेसिस आर द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ पे सेट बाय लॉ इंश्योरिंग दैट द वर्कर्स आर पेड अ फेयर वेज। ठीक है, अब देखिए, न्यूनतम वेतन वह न्यूनतम वेतन होता है जिसमें कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है ताकि श्रमिकों को उचित वेतन मिले। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होते हैं 17 से लेके 22 तक होते हैं बच्चों। ये कितने 30 से 40 वर्ड्स में हमको लिखने होते हैं। कितने वर्ड्स में इसको हमको लिखना पड़ता है? 30 से 40 वर्ड्स में। और ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। सब के सब जो क्वेश्चन होते हैं कितने मार्क्स कैरीज करते हैं? 3 मार्क्स कैरीज करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं। वाई डिड द इंडियंस अपोज द रिवोल्ट रोलेट एक्ट। ठीक है ना, भारतीयों ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया? अब इसको देखते हैं। आंसर नंबर देखिए बच्चों, इंडियंस अपोज द रोलेट एक्ट बिकॉज इट गिव्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट पावर्स टू अरेस्ट द डिटेन पीपल विदाउट ट्रायल, curbing the civil liabilities and the allowing oppressive measures। ठीक है, हिंदी इसका क्या हो जाएगा बच्चों? भारतीयों ने रोलेट एक्ट का विरोध किया क्योंकि इससे ब्रिटिश सरकार को बिना परीक्षण के लोगों को गिरफ्तार और नज़रबंद करने का अधिकार दिया, जिससे नागरिक स्वतंत्रताएं प्रतिबंधित हुई और दमनकारी कदम उठाए गए। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है? विच न्यू अपॉर्चुनिटीज इमर्ज फॉर द लोअर कास्ट पीपल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब क्या बोल रहा है इसका हिंदी देखिए। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्न जातियों के लोग के लिए कौन सी नई अवसरों का जन्म हुआ? ठीक है ना, अवसरों। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्न जाति के लोगों के लिए कौन सी नए अवसरों का जन्म हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द ब्रिटिश रूल प्रोवाइडेड द लोअर कास्ट पीपल विथ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट्स एंड द सोशल रिफॉर्म्स दैट हेल्प इन देयर अपलिफ्टमेंट। इसका अब हिंदी में देख लीजिए। ब्रिटिश शासन ने निम्न जातियों के लोगों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुधारों के अवसर प्रदान किए जिससे उनका उत्थान हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों। मेंशन एनी 2 स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। हिंदी देखिए, पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए 2 कदम बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इस्टेब्लिशिंग द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज।
इम्प्लीमेंटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखिए पहले वाले का, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू करना। ठीक है, ये दोनों इसका हिंदी ट्रांसलेशन है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा मॉडल पेपर का देख लेते हैं। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज? देखिए शिफ्टिंग खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, इसके नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज पूछा है बच्चों। ठीक है ना, तो इसका आंसर देख लेते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज द फार्मिंग मेथड वेयर द लैंड इज क्लियर्ड, cultivated for few years and then abandoned. It disadvantages include the soil erosion, deforestation and loss of बायोडाइवर्सिटी। अब इसको देखिए, शिफ्टिंग खेती कृषि की विधि है जिसमें भूमि को साफ कर कुछ नए वर्षों तक खेती की जाती है, फिर इसे छोड़ दिया जाता है। इसके नुकसान में मृदा अपरदन, वनों की कटाई और जैव विविधता की हानि शामिल है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 21 है बच्चों, विच आर द स्टेट विथ द हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशंस इन इंडिया? आपको क्या बोलना है, भारत में सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, इसको आपको बताना है। तो देखिए, द स्टेट विच इज़ द हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। भारत में सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड है। ठीक है बच्चों, चलिए 2022 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द नेम ऑफ 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। 3 ऑर्गन्स, विच ऑर्गन्स परफॉर्म द टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लॉस। सरकार के 3 अंगों के नाम लिखिए, कौन सा अंग कानून को लागू करने का कार्य करता है। ठीक है, द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट्स आर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ। देखिए सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका कानूनों को लागू करने का कार्य करती है। ठीक है, अब बच्चों लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आ गए हैं हम यहाँ से। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस बनेंगे किस में बनेंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में बनेंगे। ठीक है, तो जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं आपके, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 70 to 80 वर्ड्स के होते हैं। ठीक है ना, ईच क्वेश्चन कैरीज कितने मार्क्स, 5 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। 23 नंबर जो हमारा है, तो वो लॉन्ग का पहला क्वेश्चन है। व्हाट बेनिफिट डिड द पीपल रिसीव फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, ब्रिटिश काल में रेलवे के परिचय से लोगों को कौन कौन से लाभ मिले? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा, इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज हेल्प द पीपल बाई इम्बैलिंग द फास्टर मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड द पैसेंजर्स। ठीक है ना, फिर क्या है हमारा बच्चों, इसके बाद देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ देते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज हेल्प द पीपल बाई इनेबलिंग द फास्टर मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड द पैसेंजर्स। ठीक है, इट बूस्टेड ट्रेड्स, फैसिलिटेड द कम्युनिकेशन एंड प्रमोटेड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, द रेलवेज ऑल्सो कनेक्टेड द रिमोट areas, bringing the new opportunity for the employments and the resource। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लीजिए बच्चों, क्या है, रेलवे के परिचय से लोगों को माल और यात्रियों को तेजी से आवाजाही की सुविधा मिली। इस ने व्यापार को बढ़ावा दिया, संचार को सरल किया और आर्थिक विकास को बढ़ा दिया। ठीक है ना, रेलवे के दूर दराज क्षेत्रों से जोड़ा, जिससे रोजगार और संसाधनों के नए अवसर उत्पन्न हुए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं बच्चों। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनी 2 ग्रेट पर्सनालिटीज इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए इसका हिंदी क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किन्हीं 2 महान व्यक्तियों का योगदान का वर्णन कीजिए। तो पहले हमारे कौन है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी लेड द नॉन वायलेंस मूवमेंट लाइक द सॉल्ट मार्च एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, फाइटिंग फॉर इंडियंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसको देखिए, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक आंदोलनों
जैसे नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया और भारत में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। अब दूसरा देखिए, ये सेकंड टॉपिक जो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भी बिगेस्ट पर्सनालिटी थे। फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। एंड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल्स, उन्होंने किससे खिलाफ लड़ा? ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ा विद द हेल्प ऑफ फॉरेन कंट्रीज। अब हिंदी इसके देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया और विदेशी देशों की मदद से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। ठीक है बच्चों, ये दोनों, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का बच्चे का आंसर है, और जो नीचे मैंने ट्रांसलेशन बताया ये हिंदी मीडियम के बच्चे का आंसर है। ठीक है ना, बाकी और कुछ भी अलग नहीं होता। आपकी बुक केवल हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट रहती है, इतना ही डिफरेंस होता है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। 25 देखिए, वॉट इज मेंट बाई लैंड साइड। लैंड साइड्स क्या मतलब है? राइट द मेथड्स टेक्निक्स ऑफ द प्रिवेंटिंग द लैंड साइड्स। अब देखिए, भूस्खलन लैंडस्लाइड का अर्थ है क्या है? भूस्खलन को रोकने के तरीके और तकनीकी लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, चलो बच्चों। अ लैंडस्लाइड इज द मूवमेंट ऑफ द रॉक, सॉइल एंड डिर्ट्स डाउन स्लोप। मेथड्स of the preventions include the afforestation, constructions of retaining walls, proper drainage system and reinforcing slopes। हिंदी का इसका क्या मतलब निकल के आएगा? भूस्खलन एक प्रक्रिया है जिसमें चट्टान, मिट्टी और मलबा ढलान पर नीचे की ओर गिरता है। भूस्खलन को रोकने के उपाय के लिए वृक्षारोपण, रिटेनिंग दीवारों को, रिटेनिंग दीवार क्या कहलाती है? ऐसे मान लीजिए जैसे फिर से बनाने वाली जो दीवारें होती हैं, ठीक है ना, का निर्माण और उचित जल निकासी प्रणाली और ढलानों को मजबूत करना शामिल है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है बच्चों, तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why does the democratic country need a written constitutions? एक लोकतांत्रिक देश में लिखित संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, a written constitutions define the powers and responsibility of the government, ठीक है, safeguards in individuals' rights and ensure the rule of law. It serves the permanent फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नेंस। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखिए, एक लिखित संविधान सरकार की शक्तियां और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है, व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है और कानून के शासन को सुनिश्चित करता है। ठीक है ना, यह शासन के लिए एक स्थायी ढांचा प्रदान करता है। होप करता हूं बच्चों मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि आपने मुझसे बार बार कहा था कि सर आपको हमें भी पीडीएफ बना के प्रॉपर तरीके से आंसर्स को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से पीडीएफ बना के एक्सप्लेन किया है। ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको पूरा का पूरा लर्न करिए, चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, पर इसको लर्न जरूर करिए। चलिए, आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मुझे पीडीएफ बनाने में बहुत समय लगता है बच्चों। उसके बाद मैं आपका एक एक वर्ड का पूरा एक्सप्लेनेशन बता पाता हूँ। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।